नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BHU BHD चैनल में। तो हम लोग अब उसने कहा था कहानी हम लोगों ने देख ली है, मतलब यूनिट 1 हम लोगों ने देख ली है। अब यूनिट 2 में आपकी जो कहानी है वो है पुरस्कार कहानी, जो कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित है। तो आइए इस कहानी का सारांश देखें और इस लेखक का, जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, उनका थोड़ा परिचय भी देख लेंगे और कि उन्होंने किस प्रकार की कहानियाँ लिखी हैं और उनकी क्या विशेषताएँ हैं। तो सबसे पहले लेखक के बारे में जानते हैं। जयशंकर प्रसाद प्रेमचंद युग के एक महत्वपूर्ण कहानीकार हैं। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि कहानी का इतिहास जब पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि प्रेमचंद युग, प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंदोत्तर युग, ठीक है। तो उसमें जयशंकर प्रसाद जी प्रेमचंद युग के एक महत्वपूर्ण कहानीकार हैं। इनका जन्म 1889 ईस्वी में काशी में हुआ। जयशंकर प्रसाद कविता और कहानी दोनों ही मोर्चों पर एक साथ सक्रिय थे। अन्य विधाओं में अपनी रचनात्मक सक्रियता के कारण वे कहानी को केंद्रीय विधा के रूप में भले ही प्रतिष्ठित न कर सके हों, फिर भी कहानी के प्रति उनके मन में गहरी दिलचस्पी थी। ठीक है, ये चूंकि जयशंकर प्रसाद जी हैं, इन्होंने काव्य भी बहुत अच्छे से लिखा है। इनका महाकाव्य कामायनी है, वो बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, इन्होंने कई सारे नाटक लिखे हैं, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ठीक है। और कहानी भी इन्होंने कई सारी लिखी हैं और इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं, कंकाल हो गया, तितली हो गया, ठीक है। तो इन्होंने कई विधाओं में अपने हाथ आजमाए हैं। तो इससे ये इन्होंने कहानी में कुछ प्रमुख रूप से नहीं कर पाए हैं, लेकिन फिर भी इनकी गहरी दिलचस्पी इसमें थी। जैसे इनकी एक कहानी प्रसिद्ध है बहुत, गुंडा। आप लोग अगर समय मिलेगा तो आप लोग एक बार इनकी गुंडा कहानी जरूर पढ़िएगा, बहुत श्रेष्ठ कहानी है इनकी। फिर गुंडा है, पुरस्कार कहानी है, आकाशदीप है, ग्राम है, गुलाम है, तानसेन है और जहां आरा, ठीक है। तो ऐसी कहानियां उनकी रचनात्मक क्षमता का प्रमाण है। प्रसाद की आरंभिक कहानियों का संकलन सन 1912 में छाया नाम से प्रकाशित हुआ था, जबकि अंतिम कहानी संग्रह इंद्रजाल है उनके निधन के एक वर्ष पहले 1936 में प्रकाशित हुआ था। काव्य और नाटक के साथ साथ प्रसाद ने कहानी, उपन्यास एवं निबंध को एक विशिष्ट पहचान दी। संस्कृत, इतिहास और भारतीय दर्शन के प्रति उनकी विशेष दिलचस्पी ने उनके सृजनात्मक सरोकारों का एक अलग दिशा में मोड़ दिया, जहां वे अपने युग की हलचलों का वैसा तथ्यात्मक और यथार्थवादी चित्रण नहीं कर सके जैसा प्रेमचंद के कथा साहित्य में मिलता है। ठीक है, प्रेमचंद की अगर आप देखेंगे तो उन्होंने सबसे पहले आदर्शवादी कहानियां लिखी, फिर उन्होंने यथार्थवादी कहानियां लिखी। पर इनकी कहानियों में देखें तो इन्होंने भी आदर्शवादी कहानियां लिखी हैं, पर इनकी जो कहानियां थी वो भाव प्रधान कहानियां हैं, ठीक है। और उसमें इन्होंने पौराणिक कथाओं को या सांस्कृतिक कथाओं को या तो फिर ऐतिहासिक कथाओं को इन्होंने लिया है। तो ये हो जाएगा। यहीं पर इन दोनों लेखकों के रचनात्मक धरातल पर अंतर साफ साफ झलकने लगता है। प्रसाद भारत की गरिमा और गौरव का बखान सांस्कृतिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में कर रहे थे और इस तरह वे अंग्रेजों की पराधीनता से उपजी भारतीय जनता की हताशा और पीड़ा को अतीत के गौरवगान से सहलाना चाहते थे। तो प्रसाद जी क्या करते थे, क्योंकि इनका भी उस समय भारत आजाद था नहीं, ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इतिहास की पृष्ठभूमि ली, अपनी संस्कृति को लिया, तो उसकी जो गौरव गाथाएं हैं, ठीक है, उसके माध्यम से इन्होंने राष्ट्र के लोगों को जागृत करने का काम किया है। ठीक है, तो ये इनकी रचनाओं की विशेषता है, एक प्रकार से कह सकते हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि प्रसाद अपने लेखन में जिस चित्रण शैली को अपनाते हैं उससे उनकी गंभीरता और कलात्मक उत्कर्ष देखते ही बनता है। स्वाधीनता की चेतना उनके यहाँ बहुत मुखर रूप में नहीं बल्कि परोक्ष और मध्यम रूप में दिखाई देती है। और महत्वपूर्ण यह है कि प्रसाद ने इस मुक्त चेतना को इतिहास में जोड़कर अपनी रचनाओं में अभिव्यक्त किया है। कहना ना होगा कि उन्होंने ऐतिहासिक पात्रों के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना को व्यक्त करने का प्रयास किया है, जहां उनके पात्र जातीय अभिमान और राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए कटिबद्ध दिखाई देते हैं। पुरस्कार उनकी ऐसी ही कहानी है जिसमें प्रेम और मुक्ति चेतना का विकास लक्षित किया जा सकता है। ठीक है, इसमें एक चीज दिखाई जाती है, पुरस्कार जो कहानी है, ठीक है, तो इस कहानी का जो मेन अगर देखा जाए संवेदना, मूल संवेदना देखी जाए तो ये इसमें एक नायिका का, एक पात्र का कर्तव्य और प्रेम का द्वंद्व क्या होता है उसको इस कहानी के माध्यम से प्रसाद जी ने व्यक्त किया है। तो इसके प्रमुख पात्र अगर देखें तो एक तो मधुलिका है, जो कि वाराणसी युद्ध हुआ था तो उसमें
एक वीर था जिसका नाम था सिंघमित्र, ठीक है, तो उसकी कन्या है, मधुलिका नाम है, जो कि इस कहानी का प्रमुख पात्र है, एक नायिका है। सारी संपूर्ण कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती भी है। फिर एक है अरुण, जो कि मगध का राजकुमार है और अंत में मगध का विद्रोही भी इसे माना जाता है। एक तो महाराज हैं जो कि कौशल के महाराज हैं, कौशल में ही मधुलिका भी रहती है, और एक है सेनापति जो कि महाराज के सेनापति हैं, कौशल की सेना का सेनापति। तो इसमें प्रमुख पात्र यही 2-3-4 नजर आते हैं। स्थान की बात की जाए तो इसमें कौशल का वर्णन है और एक है श्रावस्ती के दुर्ग का, ठीक है, जो कि कौशल राष्ट्र की राजधानी है या कौशल राष्ट्र का केंद्र है। तो इस कहानी की अब प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम कहानी का सारांश आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। तो इस कहानी में जो है प्रमुख विशेषताएं हैं, तो उसमें सबसे पहली है दृश्य प्रधानता। जैसे जयशंकर प्रसाद जी हैं, तो इनका जो प्रमुख हाथ है, ठीक है, वो है नाटकों में। इन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे और ये नाटक में काफी सफल भी हुए। तो जो इनकी नाटकीयता है एक प्रकार से, वो इनकी कहानियों में भी दिखती है। नाटक में क्या होता है कि दृश्य आते हैं, प्रत्येक उसमें कई सारे नाटकों में दृश्य होते हैं और दृश्य बदलते रहते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ भी इन्होंने इस कहानी में भी कई जगह आपको वर्णन मिल जाएगा। जैसे कि शुरुआत में ही आप देखेंगे तो आर्द्रा नक्षत्र, आकाश में काले काले बादलों की घुमड़, जिसमें देव दुदुम्बी का गंभीर घोष, ठीक है। तो ये एक प्रकार से ये वर्णन करके एक प्रकार से वो दृश्य प्रस्तुत करते हैं। इसे ही दृश्यात्मकता कहते हैं, ठीक है, दृश्य प्रधानता कहते हैं। फिर है नाटकीयता, ये भी एक विशेषता है इनकी कहानियों की। यह विशेषता क्या है कि ये संवादों के माध्यम से कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा। और एक है चित्रात्मकता, कि इन्होंने चित्र बहुत अच्छे खींचे हैं अपनी भाषा के माध्यम से, तो ये हो जाएगा। और इनकी जो कहानी है ये भाव प्रधान आदर्शवादी कहानी है। इसमें आदर्श की स्थापना की गई है मधुलिका के माध्यम से, और भाव की प्रधानता तो इस कहानी में है ही, ठीक है। कर्तव्य और प्रेम के द्वंद्व को अभिव्यक्त करने वाली भाव प्रधान कहानी इसे कह सकते हैं। व्यक्तिगत प्रेम एवं राष्ट्र प्रेम की मर्यादा के निर्वाह का आदर्श स्थापित करने वाली कहानी भी इसे कहते हैं। अंतर्द्वंद, नायिका के अंतर्द्वंद, उसके मन के अंतर्द्वंद की बहुत ही सजीव चित्रण इन्होंने किया है। अब आइए इसका सारांश देखते हैं। तो पुरस्कार कहानी प्रेम और मुक्ति की चेतना को दर्शाती है, जहां मधुलिका अपनी भूमि और प्रेम के लिए राजा द्वारा दिए गए पुरस्कार को अस्वीकार कर देती है और मुक्ति की ओर बढ़ती है। अब इस कहानी का प्रारंभ लेखक ऐसे करता है कि आर्द्रा नक्षत्र मतलब बारिश का समय था, ठीक है। आकाश में काले काले बादलों की घुमड़, जिसमें देव दुदुम्बी का गंभीर घोष, ठीक है। तो ऐसे वो एक प्रकार से दृश्य प्रदान करते हैं, दृश्य रचित करते हैं, ठीक है। और वहां से फिर कहानी प्रारंभ होती है कि बहुत सारे हाथी अश्वारोहियों की पंक्ति थी, ठीक है, और बहुत सारे दर्शक थे। फिर राजा आते हैं, उनके लिए गान गाया जाता है, पुरोहित उनके लिए मंगल वचन कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से कथा शुरुआत में उन्होंने भूमिका एक प्रकार से बनाई है। फिर कहानी प्रारंभ होती है कि कौशल के वो नरेश थे, राजा थे। कौशल में एक उत्सव बहुत प्रसिद्ध था। इस उत्सव में एक दिन के लिए महाराज को कृषक बनना पड़ता था। उस दिन इंद्र पूजन की धूमधाम होती थी। इस उत्सव के कुछ परंपरागत नियम भी थे। नियम तो बहुत साधारण थे। किसी भी अच्छी भूमि को उत्सव के लिए चुनकर नियमानुसार पुरस्कार स्वरूप उसका मूल्य दे दिया जाता था, वह भी अत्यंत अनुग्रह पूर्वक, अर्थात भू संपत्ति का 4 मूल्य उसे मिलता था। इस खेती को वही व्यक्ति वर्ष भर देखता था, वह राजा का खेत कहा जाता था। तो क्या होता था, एक उत्सव होता था, उसमें राजा क्या करता था, एक किसी जमीन को चुनते थे और उसमें राजा अपनी फसल बोता था, ठीक है। तो उस खेत के बदले 4 मूल्य उस खेत के मालिक को दे दिया जाता था और तब से वो राजा का खेत हो जाता था। तो ये वहां की परंपरा थी। इस बार जिस खेत का चयन किया गया था वह वाराणसी युद्ध के अन्यतम वीर सिंघमित्र की एकमात्र कन्या मधुलिका का था, इसलिए महाराज को अपने हाथों से बीज देने का सम्मान उसे ही मिला था। कहानी में इसी जगह पर अरुण नाम के एक पात्र का जिक्र होता है। चूंकि इस उत्सव में दूसरे राज्य के राजकुमार भी आ सकते थे, इसलिए मगध का राजकुमार अरुण भी आया हुआ था। कहानी के इसी अंश में लेखक ने मधुलिका के सौंदर्य पर अरुण का मोहित हो जाना चित्रित किया है। उत्सव का प्रधान कृत्य समाप्त हो जाने के पश्चात
महाराज ने मधुलिका को कुछ स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार के रूप में दी, मगर मधुलिका ने थाली सिर से लगाकर उनको महाराज पर न्यौछावर कर दिया और कहा, देव, यह मेरे पितृ पितामहों की भूमि है, इसे बेचना अपराध है, इसलिए मूल्य स्वीकार करना मेरी सामर्थ्य के बाहर है। इतने में एक वृद्ध मंत्री ने उसे डांटते हुए कहा कि अबोध, क्या बक रही है? राजकीय अनुग्रह का तिरस्कार तेरी भूमि से चौगुना मूल्य है। फिर कौशल का तो यह सुनिश्चित राष्ट्रीय नियम है। तू आज से राजकीय क्षण नहीं होगा, राजकीय रक्षण होगा यहाँ पे, ठीक? तो राजकीय रक्षण पाने की अधिकारिणी हुई। इस धन से अपने को सुखी भरा। महाराज को इसी प्रसंग में ही यह पता चलता है कि मधुलिका वाराणसी युद्ध के अन्यतम वीर सिंहमित्र की कन्या है। चूंकि महाराज को विचार संघर्ष से विश्राम, अब चूंकि महाराज थके हुए थे, वो नहीं चाहते थे कि वे कुछ ज्यादा सोचे विचारे इस पे, इसीलिए उन्होंने सभा को विसर्जित कर दिया और वो अपने घर चले गए, अपने मतलब महल चले गए। ठीक है, तो अब चूंकि मधुलिका का खेत चला गया था, तो वह अपना चुपचाप पेड़ के नीचे चुपचाप बैठी रही। इतने में युवक राजकुमार अरुण नगर तोरण से निकलकर घूमता घामता उसी वृक्ष के नीचे आ गया जहां मधुलिका खिन्न स्वर में बैठी हुई थी। दोनों में बातें होती हैं। अरुण मधुलिका को कौशल नरेश से उसकी जमीन वापस दिलाने की बात करता है, तो मधुलिका उसे कहते हुए मना करती है कि वह कौशल के राष्ट्रीय नियम को बदलना नहीं चाहती, चाहे क्यों न उसे बहुत दुख झेलना पड़े। ठीक है, कहानी के इस पड़ाव पर ही मधुलिका अरुण से निष्ठुर वचन कह देती है, जिससे अरुण वहां से चला जाता है और मधुलिका के हृदय को भी उससे आहत पहुंचती है। ठीक है, मधुलिका ने राजा का अनुग्रह नहीं लिया। वह दूसरे खेतों में काम करती और चौथे पहर कुछ रूखा सूखा खाकर और पर्णकुटीर में पड़ी रहती। धीरे धीरे दिन, सप्ताह, महीने बीतते जा रहे थे। ठीक है, तो उसने राजा से धन नहीं लिया, ठीक है, उनका रक्षण नहीं चाहा और वह अपने रोजी रोटी दूसरों के खेत में काम करके अपना जीवन बिताने लगी। शीतकाल की रात, मेघों में भरा आकाश था, मधुलिका की छत टपक रही थी। तो देखिए यहाँ पे किस प्रकार से परिवेश का निर्माण लेखक कर रहा है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जब आप कहानी के तत्व की समीक्षा करेंगे तो ये लाइन आप वहाँ पे कोट कर सकते हैं। उसके पास अभाव ही अभाव था। आज बहुत दिनों के बाद राजकुमार से हुई बात उसे याद आती है। वह चाहती है कि काश वह क्षण पुनः वापस आ जाए। दरिद्र की ठोकरों ने उसे व्यथित और अधीर कर दिया था। उसे मगध के प्रासाद और वैभव का काल्पनिक चित्र दिखाई देने लगे। प्रासाद मतलब महल। इतने में भीषण वर्षा होने लगी और अचानक उसकी झोपड़ी के बाहर कोई व्यक्ति आया हुआ था। मधुलिका ने जब बाहर देखा तो वह अरुण था, जो आश्रय चाहता था। उससे मधुलिका की यह स्थिति देखी न गई और उसने उससे कहा कि मैंने तुम्हें कितना समझाया था, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। यहाँ पर अरुण अपनी व्यथा उससे कहता है कि मैं मगध का विद्रोही हूँ, निर्वासित कौशल में आजीविका खोजने आया हूँ। ठीक है, उसे मगध से निकाल दिया गया था और वो कौशल में आ गया था अपना जीवन यापन करने के लिए। मधुलिका और अरुण वट वृक्ष के नीचे बैठे बातें कर रहे होते हैं। मधुलिका अरुण से प्रश्न करती है कि जब तुम निर्वासित हो चुके हो तो ये हथियार और सेनाएं अपने साथ क्यों रखे हुए हो? तो अरुण कहता है कि बाहुबल ही तो वीरों की आजीविका है। इसी बाहुबल के दम पर मैं चाहूं तो नए राज्य की स्थापना कर सकता हूं और तुम यदि मेरा साथ दो तो मैं तुम्हें राजा रानी के समान सिंहासन पर भी बिठा सकता हूं। मधुलिका भी कह देती है कि वह सचमुच उसका प्रतीक्षा कर रही थी। अरुण ने यह अवसर हाथ से जाने नहीं दिया और कहा कि तुम्हारी इच्छा हो तो प्राणों को दांव पर लगाकर मैं तुम्हें कौशल के सिंहासन पर बिठा सकता हूँ। वह यह भी कहता है कि यह अवसर बहुत सही है, क्योंकि उसे पता है कि कौशल के सेनापति अधिकांश सैनिकों के साथ पहाड़ी दस्युओं मतलब डाकुओं को दमन करने के लिए बहुत दूर चले गए हैं। मधुलिका भी मंत्रमुग्ध हो जाती है उसके वो जो कहता है, क्योंकि वो भी स्वप्न सजाने लगती है। इतनी गरीबी में रह रही होती तो वह भी स्वप्न सजाने लगती है कि वो भी रानी बन जाएगी। ठीक है, तो वह हाँ कर देती है कि जो तुम कहोगे वही मैं करूंगी। ठीक है, तो यहीं पे दिखाते हैं फिर कहानी के अगले अंश में महाराज और मधुलिका का वार्तालाप होता है। मधुलिका महाराज से दुर्ग के दक्षिणी नाले के समीप की जंगली भूमि अपने खेती करने के लिए मांगती है। दरअसल यह संपूर्ण योजना अरुण और मधुलिका की थी। वैसे वो तो अरुण की पूरी योजना थी कि वह चाहता था कि जो दुर्ग है, ठीक है, वहां पे उसको जमीन मिल जाए मधुलिका को, जिससे वहां पे वो अपने सैनिक ले आए और आसानी से दुर्ग पे आक्रमण कर सके। महाराज उसे वह भूमि दे देते हैं।
अब अरुण और उसके कुछ साथी मधुलिका के खेत को बराबर करने के लिए कार्य करने लगते हैं और उन्हें कोई कुछ कहने वाला भी नहीं होता है। अरुण मधुलिका को राज्याभिषेक का वचन देकर उसे अपने मंदिर में आराम करने के लिए भेज देता है। अपने उसमें अपनी झोपड़ी में, यहाँ पे गलत हो गया, तो अपनी झोपड़ी में आराम करने के लिए भेज देता है। मधुलिका प्रसन्न थी, किंतु रास्ते में जाते जाते उसका मन विचलित हो गया। वह भयभीत थी कि अरुण सफल होगा या नहीं, लेकिन अगले ही क्षण वह सोचने लगी कि वह क्यों सफल हो, श्रावस्ती का दुर्ग में एक विदेशी के अधिकार में क्यों चला जाए, क्योंकि वो उसके राज्य का तो था नहीं, कौशल का तो वो था नहीं, वो था मगध का। ठीक है, तो विदेशी, अब भाई बाहरी को ही विदेशी कहते हैं। तो वह सोचती है कि चूंकि मैं इस राज्य की एक नागरिक हूँ, ठीक है, तो मैं क्यों किसी विदेशी के हाथ में अपने राज्य की सत्ता जाने दूं। ठीक है, मगध कौशल का चिर शत्रु, ओह उसकी विजय। कौशल नरेश ने क्या कहा था, सिंहमित्र की कन्या, सिंहमित्र कौशल का रक्षक वीर, उसी की कन्या आज क्या करने जा रही है। नहीं नहीं मधुलिका, मधुलिका, जैसे उसके पिता उस अंधकार में पुकार रहे थे, वह पगली की तरह चिल्ला उठी और रास्ता भूल गई। अब यहाँ पे उसके मानसिक द्वंद्व को यहाँ पे लेखन ने चित्रित किया है। उसी पथ में वह कौशल के सेनापति से मिलती है और उसे सारी योजना बता देती है कि श्रावस्ती का दुर्ग एक प्रहर में दस्युओं के हस्तगत हो जाएगा। दक्षिणी नाले के पार उनका आक्रमण होगा। सेनापति मधुलिका को लेकर दुर्ग पर पहुंचता है और अग्निसेन को 200 सैनिकों के साथ दुर्ग के दक्षिणी भाग में भेज देता है। अग्निसेन सैनिक होगा कोई। मधुलिका को अपने साथ महाराज के पास लाता है। जब महाराज को सब बात पता चलती है तो महाराज ने मधुलिका से कहा कि सिंहमित्र की कन्या, तुमने एक बार फिर कौशल का उपकार किया, यह सूचना देकर तुमने पुरस्कार का काम किया है। फिर अगले अंक में होता है, आखिरी में होता है कि अरुण को बंदी बना लिया जाता है। सारी जनता उसे मृत्युदंड देने के लिए कहती है और महाराज उन सब की बातों से सहमत होकर प्राणदंड की सजा सुना देता है। कौशल नरेश ने मधुलिका को बुलवाया और उससे पूछा, बताओ तुम्हें क्या पुरस्कार चाहिए। मधुलिका कुछ भी नहीं बोली और चुपचाप खड़ी रही। महाराज ने उसे अपनी सारी खेती देने को कहा, मगर मधुलिका ने मना कर दिया और अरुण की ओर देखकर उसने कहा, मुझे भी प्राणदंड चाहिए, और जाकर अरुण के पास खड़ी हो गई। और इन्हीं पंक्तियों के साथ कहानी का अंत हो जाता है। ठीक है, तो ये कहानी का सारांश हो जाएगा। एक बार आप लोग कहानी भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कहानी पढ़े रहे होंगे तो जो सप्रसंग व्याख्या करने को आते हैं गद्यांश, वो आप कर सकेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं वो करेंगे, फिर महत्वपूर्ण व्याख्याएं देखेंगे और फिर अगली कहानी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये आपका वीडियो कंप्लीट हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।